प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए हो। देखिए पहला नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, लगाते चलना आंसर को। पहला नंबर सवाल जो पूछा गया है ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है कि आवेश के आयतन घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखो एक हमारा होता है आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व और तीसरा होता है आवेश का आयतन घनत्व। देखो हमसे अगर पूछे आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, वो हमारा कूलम प्रति मीटर होता है। अगर हमसे पूछे कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, वो हमारा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और अगर पूछे आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो वो हमारा कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। यही अगर तीनों में से कोई आ गया बच्चा पार्टी तो जरूर लगाओगे। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि कूलम प्रति मीटर क्यूब अगर दिया गया ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ना भाई। इसीलिए तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। सारे बच्चे जरूर याद रखोगे। चलिए मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, अच्छे से देख लो, सारे प्रश्नों को याद कर लो। दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बल के समानुपाती कौन सा होता है, Q1 Q2 अपॉन में कौन सा होता है, आर स्क्वायर होता है। अगर हम बल ये जो लगने वाला जो बल समानुपाती होता है वो हमारा किसके होता है, तो एफ समानुपाती हम लिख सकते हैं। अगर इसको ऊपर ले गए तो माइनस में हो जाएगा, आर माइनस 2 के समानुपाती होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चा पार्टी 2 का डी लगा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल पूछा गया है मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है। अब आपको बताना है कि द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस इज। तो आपको पता होगा सर एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और मात्रक जो होता है वो फैराड पर मीटर होता है। यही तो होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे, ये फैराड पर मीटर जो मात्रक है ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, जरूर याद रखिएगा और मान होता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए। सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग जरूर लगाते चलना, जिससे कि आप लोगों का प्रैक्टिस होते चलेगा। देखो चौथा नंबर सवाल है निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सर Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। N क्या है, एक नंबर है, 1 होगा, 2 होगा, 3 हम 4 5 ऐसे करके हम जहां तक मन हो वहां तक लिख सकते हैं। ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता, इसलिए अगर हम 1 से गुना करें तो ये हमारा निकल के आता है। अगर 2 से गुना करे बच्चा पार्टी इसमें तो ये हमारा निकल जाता है। उसी प्रकार से 4 से करे तो ये निकल जाता है, लेकिन ये कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें हम पॉइंट में आधा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहेंगे कि 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का अस्तित्व संभव नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया, अच्छे से समझ के क्लास करो, जिससे कि आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। देखिए अब पांचवा नंबर सवाल पूछा गया आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। कई बार हमने बता भी चुका है बच्चा पार्टी, तो इसमें गलत मत कर देना, गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्या, समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, तो तल के लंबवत होती है। किसके लंबवत होती है बच्चा पार्टी, तल के लंबवत होती है। 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है विद्युत क्षेत्र ई विद्युत विभव भी है और उसके बीच संबंध क्या होता है। विद्युत क्षेत्र ई दिया गया हमारा, तो ई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का डीवी अपॉन क्या होता है, डीएक्स होता है। ई बराबर माइनस का डीवी अपॉन क्या होता है बच्चा पार्टी, डीएक्स होता है। ये फॉर्मूला है, याद रखना, माइनस लगा हुआ होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जरूर याद रखोगे आप लोग। वैसे बोलोगे सर ई बराबर एक हमारा और फॉर्मूला होता है एफ बटा में क्यू, हाँ भाई ये भी होता है, याद रखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र के लिए होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल ये पूछा गया, 8 नंबर सवाल है कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है, W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखिए।
9 नंबर सवाल हमसे पूछा क्या गया, देखो यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होता है, धनात्मक और समरूप होता है। कैसा होता है बच्चों, धनात्मक और समरूप होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल है बेंजीन का परावैद्युत स्थिरांक होता है। परावैद्युत स्थिरांक पूछा गया किसका, एक बार तो आया था एग्जाम में कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना होता है, पानी का हमारा कितना होता था बच्चा पार्टी 80 होता है। लेकिन हमसे यहाँ पानी का नहीं पूछा गया, पानी का अगर पूछता तो 80 लगाते, अगर निर्वात का पूछता तो 1 लगाते, लेकिन हमसे बेंजीन का पूछा गया है इसीलिए हम लगाएंगे सर 2.3 होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सारे बच्चे हमारे साथ लगाते चलो और हमारे साथ गुनगुनाते चलो, जो प्रश्न आपके सामने आया उसको एकदम पढ़ते चलो भाई, याद हो जाएगा क्लास में ही, ये मेरा गारंटी है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल जो होगा वो 11 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ ये क्या कह रहा है, देखो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी, विभवांतर होता है। 11 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि ध्रुवण का परिणाम निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये बता दो आप लोग। ध्रुवण का जो परिणाम निर्भर करता है ये द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर भी निर्भर करता है और उष्मीय ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल है शुष्क वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर होता है और इसका जो मान होता है वो हमारा 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा वो 13 का डी हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल देखिए, अच्छे से क्लास को करना है, समझ समझ के, जहां समझ ना आए एक बार चैट कर देना, कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। देखो ये पूछा गया 14 नंबर सवाल है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक वेक्टर यानी कि सदिश होता है। ये सबको पता है कि सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये हमारा सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा ऋण आवेश से लेकर धन आवेश की ओर होता है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आप लोग डी को लगा रहे हो तो बहुत अच्छे, लेकिन बच्चों कौन सा होगा, अगर इसका मात्रक पूछे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है तो क्या लगाओगे। आप लोगों ने पढ़ा है सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए P बराबर जो फॉर्मूला होता है Q × L होता है। ये चार्ज का कूलम होता है और लंबाई में मीटर होता है, यानी कि कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। अगर हमसे पूछे 1 कूलम इंटू मीटर बराबर क्या होता है, 1 कूलम इंटू मीटर बराबर क्या होता है, तो आप लगा दो, सीधा सीधा लगा देना 3 × 10⁻29 लिख देना। बस ये क्या होता है, ये एक कूलम मीटर बराबर होता है, ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल हमसे पूछा गया है ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है उसे हम लोग चालक कहते हैं और जिसकी सबसे अधिक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। अगर जिसका जो होता है चालक और अचालक के बीच होती है उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ये सब आपको पता होगा बच्चा पार्टी। ओके जी चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल हमसे पूछा क्या गया, देखो आपके सामने प्रश्न है और लगा दो। देखो पूछा गया है किरचॉफ के प्रथम नियम का सीधा संबंध आवेश संरक्षण से है। ये तो सबको पता है कि सर किरचॉफ का जो पहला नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि दूसरा नियम किससे संबंध है ये पूछा गया है, तो दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंध है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पहला नियम आवेश संरक्षण और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण, दोनों को याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछा गया, बड़ा ही आसान सा सवाल पूछ दिया गया। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3 × 6 × 10⁻, क्या होता है, जूल होता है। जरूर याद रखोगे आप लोग। अगर पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, तो क्या लगाओगे, तो सिंपल सा है भाई 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। जरूर याद रख लो, ये भी रख लो और उसके बाद ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। घबराना नहीं, ये सारे प्रश्नों का आंसर को लगाते चलना। चलिए देखिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 18 नंबर सवाल है विद्युत शक्ति के लिए कौन सा सही होता है, तो विद्युत शक्ति को हम लोग वाट के द्वारा सूचित करते हैं और 1 वाट बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, 1 जूल पर सेकंड होता है। 1 जूल पर क्या होता है, सेकंड होता है, यही तो होता है। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 का अगर आप लोग ए को लगा रहे हो तो बहुत अच्छे, लेकिन बच्चा पार्टी में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा वाला प्रश्न हर एक बार पूछा जाता है तो यहाँ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं। देखो अगर पहले हमने क्या बताया
बताया कि 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड होता है, ये तो सबको पता है। उसके बाद अगर पूछे 1 वोल्ट बराबर क्या होता है तो 1 जूल पर कूलम होता है, ये भी लिख लो, कॉपी में लिख लो भाई। अगर आपसे पूछे कि 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। उसके बाद अगर पूछे अगर 1 फैराड बराबर अगर आपसे पूछा गया 1 फैराड बराबर पूछे तो 1 कूलम पर वोल्ट होता है। ये चारों को लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूं इसको याद ही कर लो, क्योंकि यहां से एक तो बनता है आपके एग्जाम में, एकदम 4 में से एक छप जाएगा। ओके, देख लेना, ये गारंटी है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 19 नंबर सवाल आपके सामने, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है, तो वही वाला ट्रिक अपनाएंगे, बीबी रॉय जीबी। कौन सा लगाएंगे बच्चा पार्टी, बीबी रॉय जीबी वाला फॉर्मूला जानते हैं तो 0 1 2 3 4 5 और 6 किसके लिए पूछा गया, नीला के लिए, ब्लू के लिए 6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, और इसको भी याद रख लो आप लोग। चलो ये पहला नंबर ब्लू है भाई, ब्लैक है, जरूर याद रखोगे, ये ब्राउन है, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है और ग्रीन है और ब्लू है, याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, क्या विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी कि समेशन आई बराबर 0, याद रख लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 21 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है। किरचॉफ का नियम जो है ये किसका परिणाम है, तो यह है विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का परिणाम है। करेक्ट आंसर हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलो 22 नंबर सवाल देखिए, बच्चों क्लास को लाइक करते चला, एकदम लाइक कर दो फटाफट से, तब पढ़ाने में एकदम मजा आ जाता है, इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देना। और हमारे साथ क्लास करना चाहते हो डेली तो शाम के 6 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। देखिए ये क्या पूछा गया, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, तो 22 का क्या लगाओगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा एक सर पी बराबर जो होता है वो भी स्क्वायर बटा में आर होता है, यानी कि देखो वर्ग के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न उष्मा क्या होगा। उत्पन्न उष्मा यू भी लिख सकते हो या फिर हम एच भी लिख सकते हैं। एच बराबर हमारा क्या होता है बच्चा पार्टी, फॉर्मूला जो होता है भी स्क्वायर बटा में क्या होता है, आर होता है और इंटू में टी हो जाता है। लेकिन यहां पूछा गया है कि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है, यानी कि हम लिखेंगे भी स्क्वायर बटा में आर, और प्रतिरोध का आधा करना तो बटा में 2 से भाग दे दो और इंटू में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अगर यहां से निकालते हो तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 इंटू हो जाएगा भी स्क्वायर बटा में आर हो जाएगा और इंटू में टी हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 2 गुना हो रहा है बच्चा पार्टी, ये जो 2 है ये हमारा 2 गुना होगा ना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 4th नंबर सवाल है आपके सामने। 4th नंबर सवाल है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है बच्चों, आवेश का मात्रक है। और अगर पूछे कूलम किसका मात्रक है, वो भी आवेश का ही मात्रक है, ये भी लिख लो आप लोग। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं सर, काहे का दिक्कत होगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल है कि विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है, तो अभी हमने बताया कि P बराबर भी स्क्वायर बटा में आर फॉर्मूला है हमारा। ये सब याद करने वाला चीज है भाई, याद कर लो, एकदम याद कर लो, आ जाएगा एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल है आपके सामने, एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है। भाई इसका कोई ऐसे मान जो है नियत नहीं रहता, अगर 5 है तो टेस्ला हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो 5 है तो 5 लगा दो ना, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसका कोई मान नहीं है जो हम गुना करके ऐसे करेंगे, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो 27 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। 27 नंबर सवाल है, एक समान वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। और बहुत सारे बच्चे जो गलत करते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को लगा देते हैं, लेकिन ये केवल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अगर वो प्रत्यावर्ती वाला में आता, वो प्रत्यावर्ती अगर वो सब होता तो वो हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन हमारा एक समान वेग से चलायमान आवेश पूछा गया है, केवल चुंबकीय क्षेत्र को यह उत्पन्न करता है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 28 नंबर
नंबर सवाल है, वो आपसे पूछा जा रहा है, वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल का जवाब दे दो आप लोग। क्या होगा इसका सही जवाब? एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब क्या होगा? वो हमारा होता है N2 इज ग्रेटर देन N1 होता है, यही होता है। तो याद रख लो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखना आप सब। चलो 30 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। 30 नंबर सवाल है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, किसमें? किसी भी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है, ह्रास होता है, प्रतिरोधक में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 का बी लगा रहे हो आप लोग बच्चा पार्टी, तो बहुत अच्छे, भटकना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 31 नंबर सवाल है, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है। देखते हैं आज कितने बच्चे हैं जो इसको याद कर लेते हैं। देखिए, किसी प्रेरणिक परिपथ का समय नियतांक कितना होता है? प्रेरणिक परिपथ का जो समय नियतांक यानी कि टाउ बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? ये टाउ बराबर क्या होता है? वो हमारा L बटा में R फॉर्मूला है, याद रख लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टाउ क्या है भाई? ये हमारा प्रेरणिक परिपथ होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 32 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? निम्नलिखित में कौन है जिसका अस्तित्व संभव नहीं होता? वो होता है एकल चुंबकीय ध्रुव का ये अस्तित्व संभव नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 का अगर आप लोग बी लगाए हो, बहुत अच्छे। चलो 33 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 6 बजे है, तो सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करिए बच्चा पार्टी, एकदम हल्का मचाएंगे। कितना बजे भाई? याद रख लो, शाम के 6 बजे डेली क्लास, याद रहे शाम के 6 बजे हमारा होता है। देखो ये पूछा क्या गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सीधे समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तो बताओ, ये संवेग के समानुपाती होते हैं। किसके समानुपाती बच्चा पार्टी? संवेग के समानुपाती होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल होता है वो सीधे रूप से क्या होता है? बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 35 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का पूछ दिया गया आप लोगों से, तो चुंबकीय आघूर्ण को म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं, और म्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू ए होता है। धारा का हमारा एम्पियर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाता है, यानी कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सा दिया गया? देखो देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धारा का हमारा एम्पियर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चा पार्टी, याद रख लो आप लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल हमसे पूछा गया, चुंबकन का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकन का मात्रक आपसे पूछा गया, ये हमारा क्या होता है? वो हमारा एम्पियर प्रति मीटर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 का बी लगाए क्या बच्चा पार्टी? बहुत अच्छे। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है। 37 नंबर सवाल है, गैडोलीनियम क्या है? गैडोलीनियम जो होता है ये एक प्रकार का लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है बच्चों? लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 38 नंबर सवाल देखिए। 38 नंबर सवाल हमसे पूछा गया है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु जो है सबसे अधिक उपयुक्त होती है? बताओ कौन सा होगा? वो हमारा हो जाता है नरम लोहा, यानी कि सॉफ्ट आयरन होता है। करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएगा। बी को लगाओ आप लोग। चलो 39 नंबर सवाल देखिए। 39 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में किस तरह की वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है? निम्नलिखित में किस तरह की वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है? तो वो हमारा प्रति चुंबकीय होता है। कौन सा होता है बच्चों? प्रति चुंबकीय होता है, डायमैग्नेटिक होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। 40 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है। 40 नंबर सवाल है, द्रव और गैस क्या होता है? द्रव और गैस क्या होता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ ये नहीं होता। क्या होता है बच्चों? लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता। यानी कि मानो दूध को कभी देखे वो चुंबक में सड़ते हुए? नहीं ना भाई, दूध पानी ये सब चुंबक में सड़ता है। वैसे अगर गैस की बात करें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब कभी ऐसा नहीं होता भाई, इसमें लौह चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। 41 नंबर सवाल हमसे पूछा गया, किसी स्थान पर आभासी नमन हमेशा
यथार्थ नमन कोण से क्या होता है? किसी स्थान पर हमेशा जो होता है आभासी नमन यथार्थ नमन से जो होता है वो बहुत ऊपर होता है, अधिक होता है। सही जवाब ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल हमसे पूछा क्या गया है, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का जो मूल कारण होता है वो होता है आवेश की त्वरित गति होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? आवेश की त्वरित गति के कारण है। करेक्ट आंसर आपका 42 का बी हो जाएगा। बी को लगा रहे हो बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल 43 नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा क्या गया, देखो कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो वो जो निर्भर नहीं करती है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि बच्चा पार्टी आपको पता होगा तीव्रता केवल ऊर्जा का माप है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल को प्रभावित नहीं करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा और यही हमसे पूछा गया था। चलो अगला नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। 44 नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो हमने कई बार बता चुका है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है मेरे भाई, अनुप्रस्थ होती है। 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास को लाइक कर देना, एकदम भूल मत जाना भाई, क्लास को लाइक कर देना आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 45 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्या, देखो कह रहा है क्या विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिणामों के बीच कौन सा संबंध होता है? वो हमारा जो संबंध है ना वो क्या होता है, तो वो होता है सी बराबर ई बटा में बी होता है, बी होता है। अगर हम ई निकालते हैं तो क्या होगा, संबंध क्या होगा, ई बराबर क्या होगा, सी बी हो जाएगा भाई, सी और बी हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये नोट है, इसको याद रखना आप सब। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, करेक्ट आंसर इसका बी लगा लेना। 46 नंबर सवाल देखिए, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा होता है वो ट्रांसमिशन लाइन भी है और वेव गाइड दोनों है, यानी कि करेक्ट आंसर आप कह सकते हो ट्रांसमिशन लाइन एवं वेव गाइड दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, 47 नंबर सवाल हमसे पूछा गया, तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके एग्जाम में, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान सीधे रूप से डिक्रीज होता है, घट जाता है। सही जवाब ए हो जाएगा। 48 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 48 नंबर सवाल है, आपसे पूछा गया और यह सवाल को हमने कई बार सॉल्व भी किया है और आपको बताया भी है कि सर 2 डायोप्टर है और माइनस का 3.5 डायोप्टर दिया गया है, 2 लेंस संपर्क में रखे गए तो संयोग की क्षमता क्या होगी, क्षमता पूछा गया आप लोगों से, यानी कि एक को हम मान लेते हैं सर P1 है, P1 बराबर 2 डायोप्टर दिया गया है, उसके बाद P2 बराबर मान लेते हैं कि वो हमारा माइनस 3.5 डायोप्टर दिया गया है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है। देख रहे हो बच्चा वाला सवाल पूछा गया, P1 कितना है 2 है और प्लस है बीच में तो प्लस दे दो और उसके बाद माइनस 3.5 है तो लिख दो 3.5 है। अगर यहां से निकालते हो तो 2 प्लस माइनस माइनस हो गया 3.5, यहां से निकालते हो माइनस वाला ज्यादा है यानी कि माइनस 1.5 हो जाएगा। कौन सा डायोप्टर में? करेक्ट आंसर क्या दिया गया बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉल्व वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल हमसे पूछा गया, अभिसारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। अभिसारी लेंस को जब पानी में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता क्या होगी भाई? घट जाएगी ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल हमसे पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष वाली आंखें स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करती है। निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब वो अवतल लेंस का यूज करेगा। अगर दूर दृष्टि दोष होता तो वो उत्तल लेंस का यूज करता। उसके बाद मैं और भी चीजें बता दूं, अगर हमारा जरा दृष्टि दोष होता तो बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाइफोकल, जरा दृष्टि दोष यहाँ पे है भाई, बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। और अगर ये अबिंदुकता हो तो बेलनाकार लेंस का यूज होता है। ये सब आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो जी अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 51 नंबर सवाल कह रहा है कि माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तभी संभव है जब माध्यम कैसा होना चाहिए? जल होता हो या फिर कांच होता है या फिर और भी दोनों, या कोई पारदर्शी माध्यम होता है। तो वो हमारा कोई पारदर्शी माध्यम होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 52 नंबर सवाल कह रहा है, 52 नंबर सवाल है, प्रकाश स्रोत के आकार के अनुसार तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? तरंगाग्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कई बार हमने बता चुका है कि भाई मेरे याद रख लो, तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बताओ कौन कौन से? गोलाकार तरंगाग्र होता है, बेलनाकार तरंगाग्र होता है और कौन सा? समतल तरंगाग्र होता है। कितना हुआ? 3 हुआ ना। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 53 नंबर सवाल हमसे पूछा गया है क्या,
प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग मानने से निम्नलिखित में कौन सी घटना की व्याख्या नहीं हो पाती है? प्रकाश तरंगों को अगर अनुदैर्ध्य मानने से निम्नलिखित में कौन सा घटना है जिसका अध्ययन नहीं होता है, व्याख्या नहीं होता है? वो हमारा ध्रुवण होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल देखिए 54 नंबर सवाल का एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? वो है व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण है। करेक्ट आंसर आपका विकल्प नंबर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर सवाल है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है? अगर मिनट में पूछे तो 1 लगाना, अगर डिग्री में पूछे तो 1/60 डिग्री लगाना। यहाँ पे डिग्री नहीं दिया गया इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए 56 नंबर सवाल है, पोटेशियम का कार्यफलन कितना होता है? पोटेशियम का कार्यफलन अगर आपसे पूछा गया हो तो कितना लगाओगे आप लोग? जल्दी जल्दी से बता दो। ये तो सोडियम का है भाई, ये नहीं होगा। पोटेशियम का जो होता है वो कितना होता है तो आपको पता होगा। पोटेशियम का होता है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अगला नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी 57 नंबर सवाल हमसे पूछा गया है। बताओ 57 नंबर सवाल है, 1 में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है बच्चों? हमने पहले बताया था, क्या बताया था कि सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या बताया था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है तो क्या होगा मेरे भाई? तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर अगर पूछे तो वो होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर इसको हम जूल में बदले तो हमने बताया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अगर इसको हम कन्वर्ट करें, इसमें माइनस कर दे, यानी कि अगर हम बताए कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है, अब माइनस में कर दे कितना? 10 पर पावर 6 कर दिए तो कितना होगा? इसमें से माइनस करो तो वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 कौन सा होगा? जूल हो जाएगा। ये जूल में हो जाएगा कितना? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। लेकिन हमसे ये पूछा गया था, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखिए 58 नंबर सवाल है। 58 नंबर सवाल है, लेजर का आविष्कार कब हुआ था? लेजर का जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था कब बताओ? ये दिया गया था थियोडोर मैमन के द्वारा और ये आविष्कार हुआ था 1960 में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 58 का सी लगाना आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखिए 59 नंबर सवाल हमसे पूछा गया है। 59 नंबर सवाल है, कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है? ऋणावेश कण है, ऋणात्मक होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 59 का क्या होगा बच्चा पार्टी? डी वाला ऑप्शन सही आंसर है। चलो 60 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 60 नंबर सवाल है, प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रा क्या होता है? प्लांक नियतांक ये समझा आया कि नहीं भाई? क्योंकि E बराबर एच न्यू पढ़े हो आप लोग, और H हमें निकालना है तो H बराबर E बटा में V हो जाएगा। ये E क्या है भाई? तो E हमारा ऊर्जा हो जाएगा और V क्या है? तो ये आवृत्ति है। आपको पता होगा ऊर्जा का अगर वीमा निकालना चाहे तो ml2 और T इनवर्स 2 हो जाएगा, बटा में कौन सा होगा? टाइम इनवर्स हो जाएगा। यहां से गया तो ml2 और T इनवर्स 1 ये क्या है? ये प्लांक नियतांक का वीमा है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है। ऊर्जा का जूल लिखेंगे और आवृत्ति का हमने बताया कि टाइम इनवर्स होता है तो सेकंड इनवर्स लिख दो, बराबर में जूल सेकंड, इसका मात्रक भी निकल गया। काहे का टेंशन लेना भाई? करेक्ट आंसर ए लगा लो ना। 60 का ए बिल्कुल सही आंसर है। समझ आया कि नहीं एक बार बता दो चैट सेक्शन में। चलो अगला नंबर सवाल देखिए 61 नंबर सवाल हमसे पूछा गया कि विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहते हैं? विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को हम लोग फोटोन कहते हैं। और फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है, ये याद रखोगे, फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। जरूर याद रख लो आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखिए 62 नंबर सवाल हमसे पूछा गया, रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी है, किससे जुड़ी हुई है? तो रेडियो एक्टिविटी की जो घटना जुड़ी हुई है वो जुड़ी है न्यूक्लियस के क्षय से, न्यूक्लियस के ह्रास से। 62 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 63 नंबर सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का जो कारण होता है वो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है। सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखिए 64 नंबर सवाल कह रहा है क्या? 64 नंबर सवाल है, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा वाहक क्या होते हैं? अगर देखो
देखो, अगर आपके सामने पूछा गया हो एन टाइप के लिए, तो एन टाइप के लिए हमारा क्या होता है बच्चा पार्टी, एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर पूछे पी टाइप के लिए, पी टाइप के लिए क्या होता है, होल होता है, यानी कि छिद्र होता है। अगर पूछा एन टाइप के लिए तो इलेक्ट्रॉन लगा दो ना, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 65 नंबर सवाल पूछा गया है। 65 नंबर सवाल है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। अगर ताप को बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, घट जाता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, अगर कोई चालक होता है उसका प्रतिरोध सीधे रूप से बढ़ जाता है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल है 66 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यकता होती है कितने डायोड का। इसमें अगर पूर्ण तरंग दिष्टकारी है तो इसमें 2 डायोड की जरूरत होती है, लेकिन अगर होता अर्ध तरंग दिष्टकारी होता तो हम लोग 1 डायोड का उपयोग करते हैं। इसलिए अभी का जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल हमसे पूछा गया एंड और नोट। एंड भी गेट है, एंड गेट और नोट गेट मिलने से कौन सा गेट का निर्माण होगा। एंड भी है तो यहां लिख लो एंड, अब प्लस में कौन सा है, नोट है। नोट है तो दोनों मिलता है हमारा, वो हमारा गेट का निर्माण होता है जिसका नाम है नैंड गेट। नैंड गेट करेक्ट आंसर बी में दिया गया है। अगर इसका बूलियन व्यंजक पूछे तो नैंड गेट के लिए पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सर एंड गेट के लिए ए इंटू बी बराबर क्या होता है, वाई होता है। लेकिन नैंड लगा है, नोट लगा है, ऊपर में से बार लगा दो, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो और ये भी लिख लो, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 68 नंबर सवाल पूछा गया टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह कौन सा है। टीवी प्रसारण के लिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के परास का उपयोग होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर सवाल पूछा गया प्रकाश तरंग संचार आधारित है। प्रकाश तरंग संचार किस पर आधारित है, यह है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित। 69 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अब 70 नंबर सवाल को देख लेते हैं और आज के क्लास का ये हमारा लास्ट सवाल है। बताओ दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होता है। दशमिक संख्या 25 का जो द्विआधारी होता है तो निकाल लेंगे ना भाई, निकालना हम सिखा दिए है तो एकदम घबरा काहे जाते हो। 25 का लगाओ, 2 से लगाते चलो, 12 दूना के 24 हुआ, शेष कितना बचा, 1 बचा, यहाँ लिख दो साइड में। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 6 दूना के 12 हुआ तो पूरा कट गया, 0 शेष बचा। उसके बाद 2 से फिर लगा दो, 3 दूना के 6 हुआ, शेष कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दो ना। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और जो 1 शेष बचा वो यहाँ, यानी कि अब नीचे से ऊपर इसको लिख दो। क्या करोगे, नीचे से ऊपर इसको लिख दो, देख लो क्या क्या होता है। तो नीचे से ऊपर लिखते हैं तो वो हमारा 1 होता है, 1 होता है, 0 0 1 होता है और ये 2 लगा दो, यानी कि 1 1 0 0 1 किसमें दिया गया, 1 1 0 0 1, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये दशमिक संख्या भला भाई याद रखना। चलो अगर बोलोगे तो 1 2 और भी प्रश्न करा देते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बता दूं, चलो यहाँ पे सिखा ही देते, एकदम अच्छे से सीख लो। अगर आपसे कहे 15 का निकालने के लिए तो यहाँ पे मैं जगह भी देता हूं। अगर 15 का निकालने के लिए बोले तो सिंपल सा है, देखो 15 का निकालना होगा तो ऐसे लिख देना, उसके बाद ऐसे करके दे देना, उसके बाद 2 से सिर्फ इधर 2 लिखना। देखो 7 दूना के 14 होता है तो आपको 7 दूना कितना होता है, 14 होता है, शेष कितना बचा, 1 जोड़ेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 2 से लगा दो, 3 दूना के कितना होता है, 6 होता है, 3 लिखोगे, 3 दूना 6 और 1 जो बचा शेष वो यहाँ लिख दो। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा। उसके बाद शेष जो 1 हमारा बचा वो यहाँ लिख दो, यानी क्या करें, नीचे से ऊपर की बात करें तो यहाँ देखो एक हमारा 1 1 1 1 यानी कि 1 1 1 1, तो देख लो इसमें कि 15 का क्या होता है 1 1 1, ये सब होता है भाई, एकदम आसान सा है, निकाल लोगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखोगे यहाँ से प्रश्न हर एक बार आता है, जैसे कि हो गया द्विआधारी वाला हो गया, ये सब तो हर एक बार आता ही है प्रश्न। उसके बाद बहुत सारा ऐसा होता है कि वोल्ट मीटर का मात्रक वाला से तो कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हो, क्लास को लाइक कर देते हो तो बताना कि सर एक बार एक वीडियो में ऐसा करिए कि सारे एसआई यूनिट को एक वीडियो में ला दीजिए, उसके बाद जितना भी डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको भी एक में कर दीजिए। ये आप लोगों का डिमांड होगा तभी तो लाएंगे ना भाई, इसलिए कमेंट करके बताना क्या जरूरत है आप लोगों को, इसलिए जरूर कमेंट करोगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप अपना ध्यान रखोगे और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बच्चा पार्टी इतना कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा एक दायित्व निभा लो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।